स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आपकी जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। अपना माइक हेलो। बंद करें जिसका भी ओपन है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपका ये 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पेश किया था, ठीक है। और ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा था। और इसके ऊपर भी हमने देखा कि इसकी बेस के ऊपर भी कोई इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हुए, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर कोई असेंबली जो है वो नहीं बन पाई। बाकी मेजरली हमने बातें उस इस लेक्चर्स में की हुई है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। इधर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अयूब इरा के अंदर आया। अयूब खान जो है उन्होंने ये पेश किया, और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम था। और इसकी बेस पे ये इलेक्शन हुआ है। इसमें बेसिक डेमोक्रेसी जो है उसको लाजमी देख लीजिएगा कि वो क्या थी। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं इसके अंदर प्रपोज किए गए थे, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ें थी हमारी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट। ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो आपको इससे रेलेवेंट लेक्चर्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने स्टडी करना है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी भी लागू हुआ है। तो हमारा ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आफ्टर 26 अमेंडमेंट्स जो हैं, ये वैसे मैं आपको जनरल अभी बता रहा हूँ कि 26 अमेंडमेंट्स जो हैं इसके अंदर हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स काफ़ी रही हैं विद द पैसेज। जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपने हिसाब से कानून को मैनिपुलेट करने के लिए इसके अंदर अमेंडमेंट्स करते रहे हैं। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि 62 के अंदर जो है अब हमारे अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट थे। और 65 के अंदर हमारी पहली वॉर जो है वो हुई है इंडिया के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेजरली यही बताया जा रहा था आवाम को भी कि पाकिस्तान जो है वो इस जंग में लीड कर रहा है। और अ, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जब मुआहिदा तय पाया, मतलब डेक्लेरेशन ऑफ पीस हुआ जिसको हम ताशकंद डेक्लेरेशन कहते हैं, रशिया ने या सोवियत यूनियन ने उस टाइम जो है वो पीस जो है वो ब्रोकर करवाया पाकिस्तान से। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 1965 की वॉर का बैकग्राउंड क्या था या क्यों हुई, किस तरह हुई, क्या हुआ। तो बहरहाल बात यह है कि 65 की वॉर के बाद जो है अयूब खान की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिमिनिश हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई मुल्क के अंदर। और एक ऐसी सिचुएशन आई जो कि अयूब खान जो है उसको मतलब कंट्रोल करने में फिर कामयाब नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से फिर अयूब खान की गवर्नमेंट जो है ये इसको टेक ओवर किया अयूब खान ने। मतलब इख्तियार जो है वो पॉलिटिशियंस को देने की बजाय फिर आर्मी को दे दिया, ठीक है। तो याहिया खान जो है उन्होंने टेक ओवर किया आपका अयूब खान के बाद। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आई होप। यस सर, आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो अयूब खान के बाद याहिया खान जो हैं ये आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और इन्होंने एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है, यानी मार्शल लॉ लगा कर, क्योंकि हालात मैंने बताया आपको हालात ख़राब हो गए थे। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, मतलब पुलिस वगैरह से जो है लोग कंट्रोल नहीं हो रहे ज़्यादातर। इसके अंदर जो है स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो शामिल थी। उन स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा कह लें कि प्रोटेस्ट किए, और उसकी वजह से जो है मामला जो है वो अयूब के कह लें कंट्रोल से बाहर हो गए थे।
ठीक है। तो याहिया खान जो है उन्होंने एज अ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है अयूब खान से हुकूमत ली। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये तकरीबन है 1969 के की बात है। ठीक है। तो अयूब याहिया खान ने फिर जो है कहा जी कि हम जो है इलेक्शंस करवाएंगे, और 1970 के अंदर जो है इलेक्शंस करवाए गए पूरे मुल्क में। ठीक है। तो लेकिन इससे इन इलेक्शन से पहले एक बड़ा मिसहैप जो है वो हुआ, वो ये था कि हमने पढ़ी थी 1 यूनिट पॉलिसी। 1 यूनिट स्कीम कह लें, 1 यूनिट पॉलिसी जो है ये हमने लास्ट टाइम कवर भी की थी। ये क्या थी, अगर कोई बंदा मुझे बता सके 1 यूनिट पॉलिसी क्या थी और इसका क्या मकसद था। हमने कवर की भी है यार, मेरे ख्याल आपने जब तैयारी की है मिड की तो आपने देखा हो शायद इसको। या मेरे ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट लेक्चर के अंदर ये इंक्लूडेड थी, शायद आपने ना इसको दोबारा नहीं देखा। तो बहरहाल मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि 1 यूनिट पॉलिसी जो है ये हमने 1955 में ऑलमोस्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था। और जब ये इम्प्लीमेंट किया उसकी मेजर रीज़न ये थी कि हमारा जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है, जो हमारे दो बड़े डिवीजन्स थी हमारी, उसके अंदर सिमिलैरिटी नहीं थी, उसमें बड़ा फ़र्क था। ठीक है। जैसे अगर मेजरली फ़र्क आप देखें तो वेस्ट पाकिस्तान जो है, जो कि हमारा ये वाला पाकिस्तान है, तो इसके अंदर हमने बात की थी कि आबादी जो थी वो 45% थी, अगर कुल पाकिस्तान की आबादी की बात करें आप। ठीक है। तो लेकिन एरिया वाइज अगर बात करें तो 85% एरिया जो है हमारा, 85% लैंड जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के पास था। ठीक है। तो जबकि अगर ईस्ट पाकिस्तान की बात की जाए, जो अब करंटली बांग्लादेश है, तो उसके पास जो है तकरीबन 55% हमारी पॉपुलेशन उधर रहती थी, लेकिन सिर्फ 15% लैंड जो है वो अगर आप ओवरऑल देखें तो उनके पास था। ठीक है। तो एक ये जो कह लें कि एक पॉपुलेशन और जोग्राफिकल एरिया का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन था, इसकी वजह से कोई स्कीम जो है वो तय करना मुश्किल हो रही थी। जैसे अगर फर्ज करें आप बाई कैमरल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है लेजिस्लेचर का, उसमें क्या है कि दो हाउस हैं, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। लोअर हाउस के अंदर जो है अभी यहाँ पे फर्दर आप ये देख सकते हैं कि ये वेस्ट पाकिस्तान जो है ये 4 प्रोविंसेस हैं, इसके सूबे हैं। ठीक है। और ये जो है ये सिर्फ एक ही सूबा है। ठीक है। तो एक ही सूबे में इतने ज़्यादा लोग हैं और बाकी 4 सूबे हैं। तो ये सेटअप करना मुश्किल हो रहा था कि किस तरह जो है इनको मैनेज किया जाए कि ज़्यादा पॉपुलेशन को भी मद्देनजर रखा जाए और ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया को भी अकोमोडेट किया जाए। ठीक है। तो इसको उन्होंने आसान बनाने के लिए 1 यूनिट स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की थी। 1 यूनिट स्कीम ने क्या किया कि इस वेस्ट पाकिस्तान के 4 सूबों को मिलाकर एक ही सूबा बना दिया। ठीक है। और ये कहा कि ये एक सूबा जो है ये सिमिलर होगा ईस्ट पाकिस्तान से। ठीक है। बजाय इसके कि किसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है या किसके पास एरिया ज़्यादा है, तो हमने कहा कि सिर्फ 2 ही सूबे होंगे। एक प्रोविंस आपका बांग्लादेश वाला हो गया, एक प्रोविंस इधर वाला हो गया। ठीक है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो, उसके 2 हाउस हों, सीटें किस तरह डिवाइड होंगी, क्योंकि इस पे कंसेंसस जो है, मफाहमत जो है कह लें कि वो नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने फिर ये 1 यूनिट पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था कि मतलब नेशनल असम्बली सिर्फ एक ही असम्बली होगी, और उसकी जितनी सीटें हैं तकरीबन 300 सीट्स थी, तो वो जो है डिवाइड होंगी दोनों में इक्वली। ठीक है। तो ये 1 यूनिट स्कीम थी। अब यहाँ पे जो बताने का मकसद ये दोबारा ये है कि जब याहिया खान 1969 में टेक ओवर किया, तो उन्होंने इस 1 यूनिट पॉलिसी को थ्रू एन ऑर्डिनेंस जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है। जब ये 1 यूनिट पॉलिसी बनी थी तब तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे 55 में, तो पॉलिटिशियंस ने मिलके, यानी
ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने मिलके ये जो है स्कीम को अडॉप्ट किया था। लेकिन इसको यूनिलैटरली जो है याह्या खान ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको रिपील कर दिया। ठीक है। तो अब इस रिपील करने से मसला ये बना कि मतलब इसको ख़त्म करने से मसला ये बना कि अब एक हाउस तो एक ही रहा, लेकिन अब उसकी डिवीजन्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो पॉपुलेशन के हिसाब से हो। ठीक है, यानी अब 300 सीटें अगर थी तो वो 150-150 नहीं रहा, वो अब ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा हो गई और वेस्ट पाकिस्तान की थोड़ी हो गई, क्योंकि हमने वन यूनिट पॉलिसी ख़त्म कर दी। यानी वन यूनिट का मतलब था कि दोनों को बराबरी की सतह मिलेगी, या प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी इसको कहते हैं। तो जब ये ऑर्डिनेंस के साथ ख़त्म कर दिया तो उसका मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान की सीटें नेशनल असम्बली में बढ़ गई और वेस्ट पाकिस्तान की सीटें जो हैं वो कम हो गई। तो अब यानी कि जो भी वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में जीतता, अगर मेजॉरिटली वो जीतता तो वो हुकूमत बना सकता था आपका वफाक के अंदर। ठीक है, तो ये यही हुआ ऐसा ही कि जब 1970 में फिर इलेक्शंस करवाए आफ्टर रिपीलिंग जो है आपकी वन यूनिट स्कीम, तो टोटल सीट्स जो हैं हमारी अ, क्या लेंगे, ईस्ट पाकिस्तान की टोटल सीट्स जो हैं वो 153 हो गई, और अ, वेस्ट पाकिस्तान जो है उसके पास 119 सीट्स थी। ठीक है, तो ये आप टोटल कर लें तो आपको ये कितनी बनती है। ठीक है, तो बहरहाल टोटल डिवीजन जो थी नेशनल असेंबली की वो इस तरह थी। ठीक है, तो मतलब कि ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये जी आपका माइक किसी का ऑन है, कोई क्वेश्चन है आपका, या वैसे बंद कर लें अगर उसको। अच्छा, बहरहाल जी 1970 के इलेक्शंस हुए और जो है अवामी लीग जो है, जो कि काफ़ी अरसे से वहाँ पे सरगर्म थी, और क्योंकि वहाँ के लोगों को उनका ड्यू राइट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उस पार्टी को सपोर्ट किया जो कि प्रो नेशनलिस्ट थी, यानी प्रो बंगाली पार्टी थी, जो कि कहती थी कि हम अपने राइट्स लेंगे, हम जो है वो इकदाम करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। तो बहरहाल उन्होंने 151 सीट्स जो हैं 153 में से हासिल की। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस लेवल पे ये जो है इन्होंने हासिल की है, सीट्स हासिल की। ठीक है, तो इस तरफ जो है हमारी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है उसने सीट्स हासिल की ज़्यादा, लेकिन वो 81 सीट्स थी आउट ऑफ हमने बात की 119। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस जो है खुद ही देख सकते हैं इसके अंदर। अब ज़ाहिरी बात है, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी शुरू से ही, तो लेकिन वो जो है डिमांड्स पूरी नहीं हुई। अब जबकि अवामी लीग जो है उसने नेशनल असम्बली की 151 सीट्स जो हैं वो ले ली, और यानी कि उसके पास फुल मेजॉरिटी थी और वो अपनी हुकूमत बना सकती थी। तो ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने अब कानून साजी इस तरह की करनी थी कि जो भी उनकी वो हैं कह लें कि डिमांड्स हैं उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको फुलफिल कर लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत ही उनकी बनेगी। तो बहरहाल उसको करने नहीं दिया गया, वो इस वजह से कि करंट प्रेसिडेंट आपके याह्या खान ही थे। तो याह्या खान ने इजलास बुलाना था असम्बली का, यानी कि जो इलेक्शंस हो गए आपके बंदे जीत गए तो उन्होंने इजलास बुलाना था, ताकि जो है नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ओहदा ले सकें या अपना सारा कुछ कर सकें। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है उनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी थी। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही थी कि पहले जो है इस पे हम ज़रा कंसेंसस डेवलप कर लें कि
उन डिमांड्स में से क्या ऐसी डिमांड्स हैं जो कि फुलफिल हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जिसके ऊपर हम ज़रा नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिमांड्स बहरहाल मैं आपके सामने यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या डिमांड्स थी। तो डिमांड्स में से पहली तो एक तो ये थी कि जी आप फेडरल मुल्क का नाम बदल के जो है आप फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रख दें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मेजोरिटी जो है आपकी नॉन मुस्लिम्स की भी थी, हिंदू काफ़ी थे उधर। तो उनका ये एक मानना था कि आप इसको एक इस्लामिक नेम ना दें, आप इसको जो है नेम चेंज करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखें। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि बाकी ईस्ट पाकिस्तान जो है हमारा, जिसको आप ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, इसको आप नाम चेंज करें इसका, और इसका नाम जो है आप बांग्लादेश रख दें। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तान NWFP जो है, आप इसका नाम भी चेंज करें और इसका नाम आप पख्तूनिस्तान रख दें। और उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको दो जगह बैठना चाहिए, ठीक है, यानी जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि जाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट अगर है, गवर्नमेंट अगर उसके इदारे हैं, तो दो पार्ट्स हैं, तो जाहिर बात है वो दोनों पार्ट्स में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा जी कि दो पार्ट्स होने चाहिए, यानी दो जगह गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, एक आप इस्लामाबाद में बिठा लें, और आप दूसरा जो है वो ढाका के अंदर भी इसको बनाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास था कि वॉर जो है, ये वॉर और इमरजेंसी जो है, ये जो है इसको डिक्लेयर करने का फैसला जो है ये नेशनल असेंबली करेगी, ठीक है। तो ये कोई भी यूनिलैटरली जो है बगैर अपनी मर्जी से जो है वो नहीं कर पाएगा, या उसको नहीं करनी चाहिए। तो इसका इख्तियार जो है ये नेशनल असेंबली को होगा और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को होगा कि कब इमरजेंसी है और कब आपने वॉर डिक्लेयर कर। तो और उनका ये था कि भी या तो आर्मी का हेडक्वार्टर आप एयर बनाएं बांग्लादेश के अंदर, या आप एयरफोर्स का हेडक्वार्टर जो है उधर बनाएं, यानी कि आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें से एक का हेडक्वार्टर जो है वो अ, आपका बांग्लादेश में होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद वो जो डिमांड्स इनके पहले, इससे तो मैंने आपसे काफ़ी दफ़ा डिस्कस किए हैं, उनका कहना था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास कम से कम इख्तियार होना चाहिए, और सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी जो है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी, कि पैसे की कदर क्या होगी और इस तरह की चीज़ें जो है, सिर्फ इनको जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर करे। बाकी चीज़ें जो हैं वो इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दे दिए जाएं। ठीक है जी, और उनका मानना था कि जी दो रिजर्व बैंक्स होने चाहिए, यानी कि जो आपके वो बैंक्स जो कि पैसा मैनेज करते हैं वो दो होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक ही था जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, तो उनका क्या मानना था कि क्योंकि वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट्स उनकी ज़्यादा थी, जूट की प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होती थी, और उनका ये मानना था कि वो उससे जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो, क्योंकि बैंक ही आपका वेस्ट पाकिस्तान में है, तो आप वो ये उधर ले जाते हैं सारा, तो हमारे मुल्क से जो है कैपिटल फ्लो करके उधर चला जाता है और लगता भी उधर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उधर के लिए अलहदा बैंक रखें, इधर के लिए अलहदा बैंक रखें, और ऐसे ना करें कि कैपिटल जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता रहे। ठीक है, और उनका कहना था कि भी फॉरेन लोन जो हैं, फॉरेन लोन जो हैं वो शुड बी पेड, एक मिनट मैं लिख लूँ फिर आपको उसको।
यानी कि आपके फॉरेन लोन जो हैं आप उसी तरह वापस लें जिस तरह आपने उनको यूज किया है। यानी कि अगर जो है फॉरेन लोन आपने लिया है पंजाब के लिए, तो पंजाब ही ज्यादा उसको वापस करे, ठीक है। और अगर आपने फॉरेन लोन फर्ज करें कि सिंध के अंदर किसी प्रोजेक्ट के लिए लिया है, तो सिंध के लोगों को उसका ज्यादा हिस्सा देना चाहिए, ठीक है। तो उनका मानना था कि आप फॉरेन लोन्स तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे पे कुछ लग नहीं रहा, और लेकिन जब पे करने की बारी है तो हम इक्वली पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड्स थी उनकी, और जो है इस्टेब्लिशमेंट हमारी ये चाह रही थी कि इन डिमांड्स में से जो है आप हम पहले जो है इसको मैनेज कर लें कि कौन सी डिमांड्स किस तरह पूरी करनी है। तो फिर जो है हमारा जो नेशनल असेंबली का इजलास जो है उसको बुलाया जाए, ठीक है। तो अदरवाइज जो जाहिर बात है उनके पास मेजोरिटी थी, और अगर असेंबली वो बनने देते तो वो जाहिर बात है कानून साजी करके अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा सकते थे। लेकिन इनका ये ख्याल था कि शायद ये सिक्योरिटी वाइज जो है ये ठीक नहीं होगा। तो बहरहाल यहया खान ने एक प्रॉमिस की, डेट की, कि हम इस तारीख को जो है इजलास बुलाएंगे और आप हुकूमतें बन जाएंगी नई। लेकिन बाद में उस डेट को ख़त्म कर दिया गया। तो जब उस डेट के ऊपर इजलास नहीं बुलाया गया, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है उसमें आप कह लें कि राइट्स शुरू हो गए, और जलसे जुलूस निकलने शुरू हो गए, सिक्योरिटी के हालात ख़राब हो गए। तो फिर वहाँ से जो है फिर बाद में रिकन्सिलिएशन जो है वो उस तरफ हम नहीं जा सके, ठीक है। तो बहरहाल ईस्ट पाकिस्तान जो है फिर वो अलहदा हो गया। तो आपके नज़दीक ये डिमांड्स जो हैं किस हद तक वैलिड हैं, या इसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए? और आप में से कोई भी बता सकता है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहें अगर आप, के क्या ये डिमांड्स आपके नज़दीक ठीक हैं या ज़्यादा गलत हैं, या इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? आई होप कि आवाज़ आ रही है आपको मेरी। यस सर, आ रही है। अच्छा, चलो। सर कुछ हद तक तो उनके भी मुतालबात ठीक थे। कुछ हद तक और कौन से मुतालबे को आप मतलब समझते हैं कि ज़रा इसमें मैनेज क्या किया जा कि सकता है, कौन सा मुतालबा जो है ज़रा ओवर है? सर मैं इसमें एक नाम चेंज करने वाला मुतालबा और था। अच्छा। और और इसमें सर बैंकिंग सिस्टम को भी काफी हद तक सही नहीं मुतालबा था ये। अच्छा, सही है। कोई और बंदा? बाकी मेरे ख्याल सर सो रहे लोन्स हैं। वाला में भी अच्छा, समहाउ ये सही नहीं था, क्योंकि किसी भी मुल्क का नफा और नुकसान सबका इकट्ठे ही होता है। तो अगर वो सही है। पाकिस्तान पंजाब पे यूज हो रहा था, तो बांग्लादेश को भी उसका हिस्सा होना चाहिए था। तो ये थोड़ा हो गया। अच्छा, सही है। और सर कोई एक बंदा? बात जी जी। पूछ रहा हूँ कि सर जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज था, क्या मतलब था? सेपरेशन होने से पहले जो कर्ज था पाकिस्तान के ऊपर, जी जी। किसके ऊपर आया? वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर आया या ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर आया? अब मेरे ख्याल डिवीजन डिवीजन की गई थी उसकी ना, उसको डिवाइड किया गया था। जो माहिदा इन्होंने किया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी हमारे हिस्से में आई, कितना उनके हिस्से में आया, लेकिन उसकी भी डिवीजन की गई थी, ठीक है। इसी तरह जो फॉरेन रिजर्व्स थे उनकी भी डिवीजन जो है हुई थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे, जिसको आप कहते हैं ना कि जीडीपी पर कैपिटा जो है, यानी कि आमदन, अगर आप कहें आमदन
यहाँ के लोगों की वो उधर के लोगों से ज्यादा थी, इनका रहन सहन जो है उनके उधर के लोगों से ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस तो थे, ठीक है। लेकिन लेकिन अब सर हम आज देखते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को जीडीपी वाइज भी क्रॉस कर रहा है, इनकम वाइज भी क्रॉस कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो नीचे को जा रहा है, और वो जो है अब उनकी एक्सपोर्ट्स भी राइज कर रही हैं, उनका जो है पर फैमिली जो इनकम है वो भी राइज कर रही है। अच्छा जी, बहरहाल ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये बहरहाल कुछ डिमांड्स थी, लेकिन मेजरली आपको ये ज़हन में रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने असेंबली का सेशन जो है जब उसको नहीं कॉल किया गया, तो तब जो है वो राइट्स शुरू हो गए, और मामला जो है वो फिर इस हद तक पहुंच गए कि दोबारा रिकन्सिलिएशन की तरफ हम नहीं जा सके। तो अच्छा, अब हमारे पास आप कह लें कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो गया आपके मुल्क से, ठीक है। तो जो भी वजह बनी, क्या आगे हुआ, हम उसमें नहीं जाते ज़्यादा। तो ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद जो है, अब ज़ाहिर बात है याहिया खान जो है वो उनके दौरे हुकूमत के अंदर आपके मुल्क के दो टुकड़े हो गए, तो उनको अब वो लेजिटिमेसी नहीं रही, ठीक है। यानी कि उनकी साख जो है वो ख़त्म हो गई एज अ वेल एस्टेब्लिश्ड लीडर। तो उन्होंने फिर जाहिर बात है बाकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको फोर्स किया कि वो जो है अब ये इख्तियार जो है वो अवाम के नुमाइंदों को ट्रांसफ़र करें। तो अब जाहिर बात है 70 में इलेक्शन हो चुके हुए थे, तो उसके अंदर इधर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीपल्स पार्टी ही मेजर जमात थी जिसने ज़्यादा सीटें ली थी। तो याहिया खान ने इख्तियार जो है ट्रांसफ़र किया, और याहिया खान ने जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनको इख्तियारात दे दिए, ठीक है। तो भुट्टो उस टाइम जो है उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, और उन्होंने एज अ चीफ सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी उस टाइम वो थे, ठीक है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है और बड़ा फेमस है कि पाकिस्तान का वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो वो सिर्फ जो है वो भुट्टो जो है वो थे, और सिविलियन होते हुए भी वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो यानी कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है ज़ाहिर बात है जब मार्शल लॉ लगा होता है तो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो किसी को भी कोई हुक्म देते हैं, काम करने को देते हैं, तो वही कानून होता है, ठीक है। तो वो चैलेंज नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट के अंदर, और इस तरह के इख्तियारात होते हैं जो कि कह लें कि काफ़ी आमराना इख्तियारात जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है एज अ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इख्तियारात संभाल लिए, और जो है वो एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था 1972 का, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने इख्तियारात चलाए। हम उसकी उसके ऊपर नहीं जाते, हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस दौर के अंदर जो है आपका 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम किया गया। तो इस तरह बेसिकली हमारा जो है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर जो है हमारे पास अगर डिस्कस करें मेजरली जो है ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के ऊपर बेस करता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी मुल्क कैसे आज़ाद होता है? जैसा कि अब देखें, अगर आज खुदा ना खास्ता या फ्यूचर हाँ, में कोई सूबा उठकर अपनी मुझे आज़ादी का समझ नहीं लगी, मुतालबा क्या करते हैं, कैसे आज़ाद होता। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर कोई भी मतलब इलाका कैसे आज़ाद हो जाता है? जैसे बांग्लादेश को कैसे मतलब एज़ अ कंट्री का ओहदा मिल गया? अगर फ्यूचर में कोई सूबा हमारा कहता है कि हम्म, हमें अलहदा एक मुल्क बनाना है, हम्म। तो वो कैसे सर पॉसिबल होगा? देखें उनका तो ये हो गया ना कि उधर इलेक्शंस हुए हैं, अब उन्होंने एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट किया है जो कि प्रो मतलब नेशनलिस्ट पार्टी थी, मतलब कि उधर के लोगों को बांग्लादेश और उनका एजेंडा सारा ये था कि हमें हमारे जो है राइट्स नहीं मिले। ये आपको डिमांड्स मैंने उनकी बताई हैं, ठीक है। तो अब ये डिमांड्स जो हैं ये इधर वाले लोगों ने उस तरह फुलफिल नहीं की,
तो अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे एक जब राइट्स शुरू हो गए और कियोस की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो अब हमने वहाँ पे क्या किया कि हमने वहाँ पे फौज के थ्रू और इदारों के थ्रू जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अब लेकिन फिर ये हुआ कि ये इनके जितने भी इस अवामी लीग के ज़्यादातर बंदे जो थे, उन्होंने इंडिया ने उनको सेफ पैसेज दिया और वो लीडर्स जो हैं वो उधर स्केप कर गए। तो बहरहाल ये है कि अगर आप बात करें कि बन किस तरह जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर एक मुल्क के, अब जैसे फर्ज करें कि सिंध की बात करें या जैसे कि बलूचिस्तान की बात करें, अगर बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी निस्बत रखना ही नहीं चाहते पाकिस्तान से, तो आप उसका क्या कर लेंगे? ठीक है, यानी कि अगर उन लोगों की राय ही ये है कि भाई नहीं, हमने अलग ही होना है, हमें कोई फायदा है ही नहीं इस मुल्क के साथ जुड़ के, तो उसमें तो मेरे ख्याल है मुश्किल हो जाता है फिर इस तरह की चीज़ों को। और मतलब ये हो सकता है कि आप उनकी हो सकता है वो ये बेस बनाएं कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ों को जो है सेंटर जो है वो कंपनसेट कर सकता है कि उनकी डिमांड्स को पूरा करे। ठीक है, तो अगर उस तरह भी नहीं होता तो फिर जाहिर बात है, अगर वो कहते हैं कि नहीं इन द एंड हमने अलहदा ही होना है, तो फिर जाहिर बात है कि वो कोई ना कोई कानून ऐसा पास करेंगे, कोई लेजिस्लेशन ऐसी करेंगे, या बाहर के लोगों से जो है वो सपोर्ट मांगेंगे। ठीक है, तो और कहेंगे कि देखें जी हमारे पे रिप्रेशन हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, तो जिस तरह बांग्लादेश के केस में इंडिया जो है उसने ये रोल प्ले किया। तो इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो मुश्किल है, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है आज के दौर में वो लेजिटिमेसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। और मतलब कि अगर बलूचिस्तान अलहदगी इख्तियार कहता है कि हम अलहदा हो गए हैं, लेकिन बाहर के लोग उसको तस्लीम नहीं करते, तो जारी बात है उसको अलहदा समझा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो अ, तो इस वजह से सर मुश्किल फिर है हमें कि ऐसा हो बांग्लादेश को सके, क्यों लेकिन वो एक्सेप्ट जाहिर करना बात है अगर चाहिए? आप देखें बलूचिस्तान के ऊपर जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, वो भी यही है कि वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं और आर्मी जो है वहाँ पे रिप्रेशन कर रही है, उनको मार रही है, और वो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ रहना। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग वो कर रहे हैं इसीलिए कि इन द लॉन्ग रन अगर कोई ऐसे खातिर खा सिचुएशन बनती है तो वो उसके पस मंज़र में जो है वो सपोर्ट हासिल कर सकें इंटरनेशनल कह लें कि लोगों की। सर फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम क्यों किया? वो अपना हिस्से देखिए आज भी तो इलाका क्लेम कर सकता था। किसका इलाका क्लेम कर सकते थे? बांग्लादेश को आज भी तो पाकिस्तान का इलाका क्लेम कर सकता था, जैसा कि इंडिया ने 1948 की जंग में जो 2 इलाके पाकिस्तान से लिए थे, हैदराबाद, दक्कन और एक और जंग की बेस पर, उसको आज भी तो पाकिस्तान अपना हिस्सा क्लेम करता है कि ये हमारा इलाका है। तो सिमिलरली आ, पाकिस्तान भी तो बांग्लादेश को क्लेम कर सकता था। ठीक है, वो देखें पहले तो ये काफ़ी हद तक बहस थी कि हमने उनको तस्लीम नहीं करना, लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारा सेटलमेंट रीच हुई थी इंटरनेशनली, उसमें ये मेंशन थी चीज़ कि हमने जो है जो शिमला अकॉर्ड है उसके मुताबिक भी कि हमने जो है उनको तस्लीम करना है। ठीक है, हमारे 71,000 फौजी जो हैं और लोग जो हैं वो उधर फंसे हुए थे, तो उन सब की बाजियाबी और ट्रांसफर्स के लिए ये ज़रूरी था कि हम उनको तस्लीम करें, अदरवाइज जो है हमारे मामला नहीं हल होने थे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बहरहाल आगे चलते हैं। फिलहाल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, और लेकिन ये जो है विद इन 26 अमेंडमेंट्स जो है ये चेंज होता रहा है। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो 8th अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अ, इसने इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म से कन्वर्ट करके इसको सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ज़िया के दौर में कह लें कि सेमी प्रेसिडेंशियल बन गया। उसके बाद फिर इसको दोबारा पार्लियामेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट किया गया 13th अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद फिर दोबारा हम देखते हैं कि ये दोबारा जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चला गया, फिर 18th अमेंडमेंट के ऊपर दोबारा इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म में, या कह लें कि प्राइम मिनिस्टर को जो है ज़्यादा पावर्स दी गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऊपर नीचे होती रही हैं विद अमेंडमेंट्स जो हैं।
अच्छा, और इसके अंदर क्या है जी कि इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इसको भी याद रखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 280 आर्टिकल्स मौजूद हैं और 12 पार्ट्स हैं इसके, और 6 स्केड्यूल्स जो हैं इसके अंदर। स्केड्यूल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, हो सकती हैं, जैसे फर्ज करें कि अगर आप बात करें थर्ड स्केड्यूल जो है उसके अंदर वो ओथ्स लिखे होते हैं, मतलब कि जो अगर चीफ जस्टिस बनेगा तो वो क्या ओथ लेगा, अगर प्रेसिडेंट है तो वो क्या ओथ लेगा, किससे लेगा, वो सारी चीज़ें मेंशन है। इस तरह हमारे पास 6 स्केड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें जो है मेंशन है, ठीक है। किसी में उनके नाम शामिल होते हैं जिनके ऊपर बैन लगाया जाता है, किसी में आपके जिस तरह ओथ्स की बात की वो मेंशन है। तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है मैं मेजरली इसकी अमेंडमेंट्स की बात करूंगा। एक मिनट, भी तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट हो जाए बेहतर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जहन में रखें कि हमारा ये जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, इसके पास होने के बावजूद इसको पास भी जो है उस असेंबली ने किया जो कि 1970 के इलेक्शंस की बेस के ऊपर इलेक्ट हुई हुई थी, ठीक है। यानी कि हमने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर भी इलेक्शंस दोबारा नहीं करवाए। तो हमने सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान की 151 सीट्स को रिमूव करवा के जो बाकी इधर के सीट्स बनती थी वही उन्हीं लोगों ने जो है वो ये सारे मामलात किए, ठीक है। यानी कि होना तो यही चाहिए था कि फ्रेश मैंडेट था तो इलेक्शंस भी दोबारा होते, लेकिन वैसा नहीं हो सका। अभी भी भुट्टो जो है वो इतने कॉन्फिडेंट ना हो कि हम दोबारा जो है उसको जीत पाएंगे। तो बहरहाल ये कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं ये लिखी हुई हैं, मैंने कहा चलें आपके साथ ये डिस्कस कर लें, आहिस्ता आहिस्ता हम इन अमेंडमेंट्स को भी ख़त्म करें। तो फर्स्ट अमेंडमेंट आप देख रहे हैं जी कि जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है तो बांग्लादेश जो है उसको हमने तस्लीम नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर फिर 1974 के अंदर हमने ईस्ट पाकिस्तान के रेफरेंसेस जितने भी हमारे कानून में लिखे हुए थे उसको ख़त्म कर दिया, और पाकिस्तान की डेफिनेशन जो है वो वेस्ट पाकिस्तान की बाउंड्रीज के रेलेवेंट जो है वो कर ली, और बांग्लादेश को हमने तस्लीम कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में हमने बांग्लादेश को तस्लीम किया और ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी रेफरेंसेस हैं उसको अपने कानून से ख़त्म कर दिया। उसके बाद जी सेकंड हमारी अमेंडमेंट जो है ये इससे रेलेवेंट है कि हमने कानून के अंदर जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मुस्लिम की डेफिनेशन बयान कर दी है, और ये डिक्लेयर किया है कि अहमदीज जो हैं वो अपने साथ मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम कंसीडर नहीं कर सकते, और वो अपनी इबादत गाहों को जो है मस्जिद नहीं कह सकते। और तो ये जो है 74 के अंदर जो है एजिटेशन जो है क्रिएट हो गई थी मुस्लिम कम्युनिटी और अहमदी कम्युनिटी के अंदर। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए फिर जो है ये सेकंड अमेंडमेंट पास की गई, जिसके अंदर एक मुसलमान की तारीफ की गई और कहा गया कि अहमदी जो हैं ये एज अ नॉन मुस्लिम जो है ट्रीट किए जाएं, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास जो है हमारी अमेंडमेंट जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रेलेवेंट है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये क्या होती है, अगर किसी को पता हो प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या मुराद है? चलें मैं बताता हूँ जी। प्रिवेंटिव डिटेंशन तब की जाती है अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे किसी का ख़दशा हो कि इन फ्यूचर जो है ये काम हो सकता है। जैसे लेट्स से कि कोई बंदा है वो मुझे या स्टेट को उसके एक्शंस की बेस के ऊपर या उसकी कहने की बेस के ऊपर उसकी कोई स्पीच की बेस के ऊपर उसको लग रहा है कि ये इन द फ्यूचर जो है कोई ऐसा काम कर सकता है जो कि इलीगल है, जिसको स्टेट से नुकसान हो सकता है, तो उसको जो है ये इख्तियार होता है आपके हुकूमत के पास कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जाए। यानी कि उनको सिर्फ खदशा है और उसकी बेस पे उसको पकड़ कर ढक दिया जाए कि भाई अगर ये आज़ाद रहा तो कोई भी ऐसा इलीगल काम जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी फ्यूचर फेल को
प्रिवेंट करने के लिए आप किसी को डिटेन कर लेते हैं, किसी को कैद कर लेते हैं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो इसका जो है 1 वीक पीरियड था, तो इसको चेंज करके जो है 15 डेज पे ले जाया गया। ठीक है, तो ये 7 डेज से चेंज करके इसको 15 डेज के ऊपर कर दिया। ठीक है, इसके और मेजर रीजंस यही थी कि भुट्टो की गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन शुरू कर दिया पॉलिटिशियंस के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बैकग्राउंड के अंदर वो पकड़ लेते थे जितने भी उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, जो भी ऐसे कोई जिनको उनको लगता था कि भाई ये कोई पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज करने के लिए। तो ऐसे पॉलिटिशियंस को पकड़ लिया जाता था, उनको डिटेन कर लिया जाता था। तो लेकिन उस टाइम जो है ये इख्तियारात थे आपकी कोर्ट के पास कि जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता था वो हाई कोर्ट के पास जाके मतलब ये कह सकता था कि भाई ये देखे जी कि मेरा कोई फेल ऐसा नहीं है और ये मुझे सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है। तो मोस्ट केसेस में हाई कोर्ट्स जो हैं उन्होंने बेल दी थी लोगों को। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़ाहिर बात है पसंद नहीं किया गया और 4th अमेंडमेंट जो है हमारी, इसने एक तो एडिशनल सीट्स दी माइनॉरिटीज़ को, जो कि मेजर एम नहीं था इसका। इसका मेजर एम ये था कि हाई कोर्ट्स जो हैं जो कि उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी बंदे को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है उसको बेल दे सकती हैं, यानी उसको आज़ाद कर सकती हैं। तो इस स्कोप को इस पावर को जो है हाई कोर्ट्स की पावर को ख़त्म किया गया। ठीक है जी, मेरे ख्याल है 4th अमेंडमेंट तक काफ़ी है आज तक के लिए। हम बाकी जो है इसको नेक्स्ट टाइम जो है इसको डिस्कस करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। सर प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम जब वो कैद करते हैं तो आवाज़ 15 कट रही दिनों है के आपकी, लिए ज़रा ऊंची बोलें। सर प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो हम लोग कैद करते 7 to 15 का मतलब ये है कि उसको 15 दिनों के लिए कैद किया जाता था। मुझे समझ नहीं लगी, आप या तो टेक्स्ट कर दें, अगर किसी और बंदे को समझ लगी इनकी तो मुझे बता दें। सर लगता है उनके सिग्नल का इशू है, इसीलिए आवाज़ बहुत कट रही है, किसी का नहीं। आप मैसेज कर दें रोल नंबर 50, आप मैसेज में लिखें क्वेश्चन अपना। मेरी आवाज़ आपकी शायद कट कट के आ रही है और समझ नहीं सका मैं। अच्छा, 7 to 15 डेज का क्या? अच्छा देखें, आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब कानूनी तौर पे आप एक बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में सिर्फ 7 दिन तक पकड़ के रख सकते थे। ठीक है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को आपको मैंने बताया कि अगर ये मुझे खतरा हो कि ये आगे जाके कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे मुल्क को नुकसान होगा, तो हुकूमत के पास इख्तियार होता है कि उसको पहले ही पकड़ के तो आप डिटेन कर लें, उसको बंद कर दें, उसको ढक दें। ठीक है, तो वो इख्तियार जो है वो 7 दिन तक के लिए अलाउ करता था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल उसके लिए, यानी कि पॉलिटिकल लोगों को दबाने के लिए, अपोजिशन को दबाने के लिए, डिसेंट जो है मतलब उसको दबाने के लिए, तो ये इख्तियार जो है 7 दिन से 15 दिन कर दिया गया। यानी कि जिसको भी वो पकड़ते थे 15 दिन तक कानूनी तौर पर उसको वो ढक के रख सकते थे। सर मुशर्रफ के दौर में भी इमरान खान को आई थिंक इसी वजह से पकड़ा गया था। हाँ जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन चलती रहती है मेरे ख्याल। जिस तरह ये हमारे जो थे अब्दुल कदीर खान, इनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बड़ी देर तक रखा गया। तो उस टाइम जो है स्पेसिफिकली ये जो है पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए जो है, ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता रहा है।